ये कहां क्या गड़बड़ है, जाकर के देखिए। कोई हल्ला करता है उसको शांत करवाइए, बोलिए शांत रहने के लिए। चलिए सुनिएगा, आप यहां आइएगा। अरे नीचे वाला प्रॉब्लम काहे ने सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, अजीब हाल है। 1 सप्ताह से प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन कीजिएगा ना जी। हाय ठीक है, चलिए सुनिए, देखिए। तो जो जम्मू कश्मीर है, समझिए, जो जम्मू कश्मीर है, इसमें जो है जानबूझ करके राष्ट्रपति शासन लगवाया गया। और राष्ट्रपति तो कठपुतली है एक प्रकार से, कहिए, कहना उचित नहीं है लेकिन फिर भी कहिए, राष्ट्रपति कठपुतली ही होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कठपुतली ही होता है, प्रधानमंत्री की इशारा पर नाचता है। तो अब देखिएगा, आप इस बात को समझिएगा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अब राष्ट्रपति के अधीन शासन आ गया। गृह मंत्रालय विधेयक तैयार किया, गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के पास भेजा। अब राष्ट्रपति उसको विधानमंडल के पास भेजता, तो क्या जम्मू कश्मीर राज्य में उस समय राज्य विधानमंडल अस्तित्व में था? नहीं था, राष्ट्रपति शासन लागू था। तो मतलब उस पर निर्णय राष्ट्रपति को ही लेना था। राष्ट्रपति एकदम हस्ताक्षर के भेज दिया, समझ गए, भेज दिया। भारत की संसद जो है, मोदी जी का बहुमत लोकसभा राज्यसभा में था ही, 50% से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 50% +1 चाहिए, साधारण बहुमत के आधार पर होता है। फिर जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर दिया, अब पुनः राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति साइन कर दिया, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हो गया, समझ गए। और जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, समझ गए। अब एक बात और समझिएगा, बिहार और झारखंड पहले एक राज्य हुआ करता था, बिहार और झारखंड पहले एक राज्य हुआ करता था। बिहार का विभाजन कर जब झारखंड का गठन हुआ तो सबसे पहले विधेयक तैयार गृह मंत्रालय ने किया, गृह मंत्रालय बिहार विधानमंडल को भेजा, बिहार विधानमंडल ने इसे स्वीकृति नहीं दिया था। उस समय लालू जी का राज हुआ करता था और लालू जी कहा करते थे बिहार का विभाजन हमारी लाश पर होगा, समझ गए। लेकिन उसको पता था, वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा है, पटना यूनिवर्सिटी का टॉपर छात्र रहा है, तो उसको ये बात थोड़े ने पता होगा कि हमारे हाथ में कुछ हो नहीं है। बस जनता की सहानुभूति लेने के लिए लालू जी ये कहा करते थे कि बिहार का विभाजन हमारी लाश पर होगा, सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ गए। उसको पता था कि बिहार का विभाजन तो होकर रहेगा। तो बिहार विधानमंडल के पास भेजा, बिहार विधानमंडल स्वीकृति नहीं दिया, फिर से यह राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उस पर अनुमति दिया और संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए गए। फिर राष्ट्रपति पुनः हस्ताक्षर किया और फिर बिहार का विभाजन हो गया और झारखंड का गठन हो गया, समझ गए। तो ये आपको राज्य निर्माण की प्रक्रिया है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया में क्या आपको याद रखनी है? राज्य निर्माण की प्रक्रिया में जो है, पहला बात आपको ये याद रखना है कि राज्य निर्माण हेतु किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य के निर्माण करने हेतु, किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य के निर्माण करने हेतु, किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य के निर्माण करने हेतु विधेयक गृह मंत्रालय तैयार करता है। दूसरी बात यह कि वह विधेयक विधानमंडल को भेजा जाता है और विधानमंडल अधिक से अधिक उस विधेयक को 30 दिन तक रोक सकती है और इस विधेयक को संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित करता है। बस यही 3 बात है। और चौथी बात यह कि राज्य निर्माण संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। बाध्य इसलिए है क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया हुआ होता है। जैसे धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, समझ गए। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, आपको याद रखना है। तो आप बताइएगा, किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य का गठन करना है तो इसको लेकर के विधेयक कौन तैयार करे? गृह। किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य का गठन करना है, विधेयक कौन तैयार करे? गृह मंत्रालय। और यह विधेयक संबंधित राज्य के विधानमंडल को कितने दिनों के लिए, कितना दिन? और इसके बाद इस विधेयक को संसद किस बहुमत से पारित, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। और इस विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है या नहीं है? हाँ,
बाध्य है ना हो, बाध्य है, समझे, बाध्य है। क्यों बाध्य है? क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया हुआ होता, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया हुआ होता। इतना बात समझ में आया? देखिए ध्यान दीजिएगा आप, भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। तो आजादी मिलने के बाद कितने राज्य होंगे, नहीं होंगे, इसको लेकर काफी विवाद का स्थिति बना हुआ था। काफी विवाद का स्थिति इसको लेकर बना हुआ था। और जब तक सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं आई थी, तब तक कांग्रेस कहा करती थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, भाषाई आधार पर होगा। आपको 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था और 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के लोगों ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, भाषाई आधार पर होगा। लेकिन जब सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई तो कांग्रेस इस बात से पलट गया और कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, भाषाई आधार पर। तो जब तक सत्ता में लोग नहीं आता है ना, तब तक बड़ी हल्ला करता है, ये देंगे वो देंगे। आज जैसे पावर में आ जाता है तो फिर सब निकल जाता है, समझे। तो ये चीज है। तो सत्ता में आने से पहले जो कांग्रेस यह कहा करती थी कि भारत में राज्यों का विभाजन भाषाई आधार पर होगा, वह सत्ता में आने के बाद यह कहने लगी कि भारत में राज्यों का विभाजन, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं हो। क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने यह देखा कि भारत के भीतर 500 से ज्यादा भाषा बोला जा रहा है, 500 से ज्यादा भाषा बोला जा रहा है। और अगर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा तो फिर 500 से अधिक राज्य हो जाएंगे, 500 से अधिक राज्य हो जाएंगे। तो इसी वजह से कांग्रेस के लोगों ने कहा ना, नहीं होगा। और जब कांग्रेस के लोगों ने यह कहा कि भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, तो फिर आपको आंदोलन होने लगे, आंदोलन होने लगे। लेकिन आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। अंततः भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और भारत के संविधान बनने तक यह निर्णय नहीं हो पाया। भारत के संविधान बनने तक भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होगा, कैसे होगा। यह निर्णय नहीं हो पाया। और जब यह निर्णय नहीं हो पाया तो संविधान निर्मात्री सदस्यों ने भारत के मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांट दिया। अगर आप मूल संविधान को पढ़ेंगे तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। भाग को, भाग खो, भाग गो और भाग घो। भाग को के अंतर्गत वैसे क्षेत्र को रखा गया था जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे, उसे भाग को के अंतर्गत रखा गया। भाग को के अंतर्गत बिहार, बंगाल, मद्रास, मुंबई, ओडिशा, इन तमाम क्षेत्रों को रखा गया था। ये सभी ब्रिटिश प्रांत थे। फिर भाग खो के अंतर्गत बड़े देशी रियासत, बड़े देशी रियासत,
बड़े देशी रियासत जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, ये सब बड़े देशी रियासत थे। बड़े देशी रियासत को भाग ख के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद भाग गौ की अगर हम बात करें तो छोटे देशी रियासत, छोटे देशी रियासत को जो है भाग गौ के अंतर्गत रखा गया। जैसे भोपाल, अजमेर, मारवाड़, ये सभी के सभी छोटे देशी रियासत के अंतर्गत आया करते थे। तो छोटे देशी रियासत को गौ। फिर घौ की हम बात करें तो जो जीता हुआ क्षेत्र था, विजित क्षेत्र था, जीता हुआ क्षेत्र जिसे भारत ने जीता था, जीते हुए क्षेत्र को घौ के अंतर्गत रखा गया। जीते गए क्षेत्र, जीते गए क्षेत्र या अर्जित क्षेत्र, जीते गए क्षेत्र या अर्जित क्षेत्र को भाग घौ के अंतर्गत रखा गया। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपको जीते हुए क्षेत्र में आते थे, उसको भाग घौ के अंतर्गत रखा गया, भाग घौ के अंतर्गत रखा गया। तो अगर आप मूल संविधान को देखेंगे, भारत के मूल संविधान को अगर आप देखेंगे तो भारत का जो मूल संविधान है वह भारत के पूरे एरिया को, भारत के पूरे क्षेत्रफल को 4 भागों में बांटा है। क, ख, ग, घ। कहीं कहीं ओ, ब, स, द मिलेगा, ओ, ब, स, द मिलेगा, और समझ गए ए, बी, सी, डी भी मिलेगा। तो क, ख, ग, घ कहिए, ओ, ब, स, द कहिए, ए, बी, सी, डी कहिए, सब बात क्या है? बराबर है, सब बात बराबर है, और यही है। अब देखिएगा कि अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में ई बात था, लेकिन बाद में जाकर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, और संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल को 2 वर्गों में बांटा गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इतना बात क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण संघराज्य क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? कौन कौन? क, ख, ग, घ। क के अंतर्गत, क के अंतर्गत, ख के अंतर्गत, ख के अंतर्गत, ग के अंतर्गत, ग के अंतर्गत, घ के अंतर्गत, घ के अंतर्गत, जीते गए, जीते गए। इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा, अब पुनः हम लोग आते हैं 1947। अगर हम 1947 की बात करें, जिस समय हमको आजादी मिली थी, जिस समय भारत को आजादी मिली थी, 1947 ईस्वी में भारत को आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिला था। 1947 ईस्वी में भारत को आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिला था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह कहा गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत है उसे भारत में शामिल होना आवश्यक है, जो ब्रिटिश प्रांत है उसे भारत में शामिल होना आवश्यक है, और जो देशी रियासत है वह भारत में शामिल होना चाहता है शामिल हो जाए, अब भारत में शामिल नहीं होना चाहता है नहीं हो, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान में शामिल हो जाए, स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र रहे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देशी रियासत को यह अधिकार दिया गया कि देशी रियासत को भारत में शामिल होना है भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल होना है पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र रहना है तो वह स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र रहना है तो वह स्वतंत्र रहे। आपस में बतियाइए, हंसिए, मत समझिए। कुछ लोग तो खिड़की से उधर भी देखते रहते हैं, एकदम बकलोल। सब सुनिए, समझिए, चीजों को समझ करके याद रखिएगा ना तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो समझा करके याद करवाते हैं। अब बहुत लोग शारीरिक तौर पर तो यहां पर हैं, अब मानसिक तौर पर कहीं और हैं।
तो जो मानसिक तौर पर वैचारिक तौर पर कहीं और रहिएगा तो दिक्कत है ना, भारी दिक्कत है। शारीरिक मानसिक वैचारिक हर तौर पर यहां रहिए, तभी फायदा हो पाएगा, नहीं तो जीवन भर बतियाते ही रह जाइएगा, समझे। आइए बकलोल सब, चलिए। तो 1947, अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 ईस्वी में भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आजादी मिली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया ब्रिटिश प्रांत को भारत में शामिल होना आवश्यक है, लेकिन देशी रियासत को यह अधिकार दिया जाता है कि वह शामिल होना चाहता है तो शामिल हो, और नहीं शामिल होना चाहता है तो वह शामिल नहीं। उसको पाकिस्तान में शामिल होना, वो पाकिस्तान में शामिल हो, समझ, जहां जो करना है करे। देशी रियासत को अधिकार दिया गया। तो ब्रिटिश प्रांत तो भारत में शामिल हो गया, लेकिन अगर हम बात देशी रियासत की करें, लेकिन अगर हम बात देशी रियासत की करें तो सबसे पहले यहां पर हम देशी रियासत की ही बात करते हैं, देशी रियासत की बात करते हैं। आजादी के समय कुछ बुक लिखता है 565 देशी रियासत, कुछ 562, कुछ 552, कुछ 542। इसको लेकर जो ना बड़ी अलग अलग बुक में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करता है, समझ गए। एम लक्ष्मीकांत जहां तक हमें याद है 542 लिखता है, 542 लिखता है। तो आजादी के समय भारत में 542 गो देशी रियासत था, 542 देशी रियासतों का भारत में विलीनीकरण करने हेतु डॉक्टर सरदार पटेल के नेतृत्व में देशी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था। आजादी के समय भारत में 542 देशी रियासत था। देशी रियासत का भारत में विलीनीकरण करने का जिम्मा सरदार पटेल को दिया गया। सरदार पटेल को कहा गया कि आप देशी रियासतों को भारत में मिलाइए। सरदार पटेल देशी रियासत को भारत में मिला रहे थे। सरदार पटेल को इस काम में मदद वीपी मेनन ने किया था, वीपी मेनन ने किया था। तो सरदार पटेल और वीपी मेनन वीपी मेनन दोनों देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम करने लगे। और देखिए ध्यान दीजिएगा, देशी रियासतों का जो भारत में विलय हो रहा था वह 15 अगस्त 1947 से पहले ही हो रहा था। जब आपको माउंटबेटन योजना आया और माउंटबेटन योजना में यह स्पष्ट हो गया कि भारत के सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। माउंटबेटन योजना जब आया जून 1947 में, तो माउंटबेटन योजना में यह स्पष्ट हो गया था कि भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। और जब यह स्पष्ट हो गया था कि भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी, तो फिर देशी रियासत के विलीनीकरण के ऊपर काम होने लगे थे। और 15 अगस्त 1947 से पहले ही सरदार पटेल बीपी मेनन देशी रियासतों को भारत में मिला रहे थे। और सरदार पटेल और बीपी मेनन जब देशी रियासतों को भारत में मिला रहे थे, तो इसमें सरदार पटेल और बीपी मेनन का साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने भी दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी दिया था। तो देशी रियासतों का जो भारत में विलीनीकरण हो रहा था उसमें माउंटबेटन का भी योगदान था। कहा जाता है कि सरदार पटेल एगो विलय पत्र टाइपिंग करवाए और उस पर सब बात लिखा हुआ था। 2-3 जगह छुड़ा हुआ था, एगो डेट देशी रियासत के नाम का जगह और हस्ताक्षर का जगह, देशी रियासत के राजा महाराजा के हस्ताक्षर का जगह। मतलब कौन देशी रियासत कब मिलाया जा रहा है वो डेट मार देता, देशी रियासत का नाम लिख देता, हस्ताक्षर। बाद बाकी उस विलय पत्र पर यह लिखा हुआ था कि देशी रियासतों का विलय भारत में हो रहा है। भारत सरकार देशी रियासतों के विदेश
संचार, रक्षा, ये सब विभाग ले रहे हैं। बाद बाकी विभाग जो है देसी रियासत के राजा महाराजा के पास रहेगा। अगर देसी रियासत के राजा महाराजा को कहता हम आपका सब अधिकार ले रहे हैं, तो मिलने के लिए तैयार होता? नहीं होता। तो देसी रियासत के राजा महाराजा को कहा गया कुछ अधिकार हम आपका ले रहे हैं, बाद बाकी सब आप ही के पास रहेगा। तो राजा महाराजा को लगा कुछ है न ले रहा है, हस्ताक्षर कर देते हैं। कुछ राजा महाराजा हस्ताक्षर करने को तैयार हुआ, कुछ राजा महाराजा तैयार नहीं हुआ। तो सरदार पटेल उसको डराते थे, धमकाते थे, समझ गए थे, डराते थे, धमकाते थे, और डरा धमका करके जो है सरदार पटेल देसी रियासतों का विलीनीकरण 15 अगस्त 1947 तक कर लिए। 542 में से 539 देसी रियासत का विलीनीकरण 15 अगस्त 1947 तक हो गया था। 542 में से 539 देसी रियासत का विलीनीकरण भारत में 15 अगस्त 1947 तक हो चुका था, यानी आजादी तक हो चुका था। 15 अगस्त 1947 तक मात्र 3 गो देसी रियासत रहा जो भारत में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ, जो भारत में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ। एक आपको जूनागढ़, दूसरा आपको जम्मू कश्मीर, और तीसरा आपको हैदराबाद, तीसरा आपको हैदराबाद। ये तीनों देसी रियासत, ये तीनों देसी रियासत भारत में शामिल होने, ये तीनों देसी रियासत भारत में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद इन तीनों देसी रियासतों को शामिल किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर फरवरी 1948 में शामिल किया गया। फरवरी 1948 में जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से 26 अक्टूबर 1947 को शामिल किया गया। और फिर हैदराबाद को जो है सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत, सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कैटरपिलर कहिए या ऑपरेशन पोलो कहिए, सैनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत जो है सितंबर 1948 में जो है भारतीय संघराज्य क्षेत्र में शामिल किए गए। भारतीय संघराज्य क्षेत्र में शामिल किए गए। जूनागढ़ गुजरात में, जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर, और हैदराबाद जो है वर्तमान में तेलंगाना में है। कहां पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अब देखिएगा जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ की स्थिति यह थी कि यहां की अधिकतर आबादी हिंदू थी, लेकिन यहां के शासक मुस्लिम थे। जब यहां पर जनमत संग्रह हुआ तो लगभग 100% जनसंख्या यह कहा कि हम भारत में शामिल होंगे। तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। फिर जम्मू कश्मीर में आजादी के समय डोगरा वंश का शासन था और शासक हरि सिंह हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में आजादी के समय, भारत की आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन था और शासक हुआ करते थे हरि सिंह। और जो जम्मू कश्मीर था यह बॉर्डर स्टेट था, समझ गए, बॉर्डर स्टेट था। जब आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, भारत में तो है ही, समझ गए। तो ये बॉर्डर स्टेट था। जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन था, शासक हरि सिंह थे। हरि सिंह ने यह कहा कि हम ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, बल्कि हम स्वतंत्र रहेंगे। और भारत शुरू से ही शांतिप्रिय नीति को अपनाने वाला देश रहा है। तो भारत कहा कि हम जबरदस्ती नहीं मिलाएंगे कश्मीर को। जिस रोज कश्मीर के शासक का मन होगा उस रोज कश्मीर को भारत में मिलाया जाएगा, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने
कश्मीर के साथ जोर जबरदस्ती किया, कश्मीर के साथ जोर जबरदस्ती किया। पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को यह पता था कि अगर जिन्ना जीवित रहते कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं मिला पाता है तो फिर कश्मीर पाकिस्तान में कभी नहीं मिल पाएगा। और जिन्ना सोते उठते बैठते जागते हमेशा सपना देखता था कि कश्मीर को भारत में मिलाना, सॉरी कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, सॉरी कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। और जिन्ना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के हर नेता यह सपना देखता था कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है। जिन्ना को कैंसर था, जिन्ना को पता था कि हम ज्यादा दिन के मेहमान है नहीं, बहुत जल्दी जो है हमारा निधन हो जाएगा, तो उनको रहा नहीं गया। जिन्ना ने पाकिस्तानी सैनिकों को कहा कि घुसपैठी के तौर पर जो है आप कश्मीर पर आक्रमण कीजिए और आक्रमण करके जीत के मिला लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के तौर पर कश्मीर पर आक्रमण किया और आक्रमण किया। और कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो कश्मीर में अधिकतर आबादी मुसलमानों का, लेकिन कश्मीर के शासक हिंदू, कश्मीर के शासक हिंदू। और जब जिन्ना के कहने पर पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के तौर पर कश्मीर पर आक्रमण किया तो वहां का बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, हर किसी के साथ जोर जबरदस्ती किया गया और महिलाओं के साथ स्पेशली काफी ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ, चाहे मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो। यह नहीं देखा जाता था कि मुस्लिम महिला है तो उस पर रहम बरसाएंगे, नहीं, मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। हरि सिंह को पता चला कि आक्रमण कश्मीर पर हो गया है और जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हरि सिंह का जनरल हुआ करता था, हरि सिंह का मंत्री हुआ करता था राजेंद्र सिंह। हरि सिंह ने राजेंद्र सिंह को कहा कि आप भारत सरकार से मदद की मांग कीजिए। हरि सिंह के कहने पर राजेंद्र सिंह भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कश्मीर को मदद करने की बात कही, लेकिन उस समय भले ही भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गई हो, प्रधानमंत्री नेहरू हो, लेकिन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को कहा कि आप अभी तुरंत स्वतंत्र हुए हैं, आप काहे युद्ध में पड़ना चाहते हैं, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा और आप कश्मीर को मदद कीजिएगा, कश्मीर भारत में मिला है जो आप कश्मीर को मदद कीजिएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने हर संभव प्रयास किया कि कश्मीर भारत में मिल जाए, पूरा प्रयास किया। लॉर्ड माउंटबेटन हरि सिंह से पर्सनली मिलने के लिए श्रीनगर गया था, हरि सिंह से मिलने के लिए श्रीनगर गया था और लॉर्ड माउंटबेटन हरि सिंह से मिला, लॉर्ड माउंटबेटन हरि सिंह से मिला, हरि सिंह से मिला और हरि सिंह से अनुनय विनय किया कि आप मिल जाइए भारत में, आपके भलाई के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन हरि सिंह कहा ना, हम नहीं मिलेंगे। हरि सिंह को लगने लगा कि गरजू है ये सब, समझ रहे हैं, गरजू समझ रहे हैं ना। माउंटबेटन हर संभव प्रयास किया कश्मीर को भारत में मिलाने का, इसमें माउंटबेटन का कोई दोष नहीं। तो माउंटबेटन ने पंडित नेहरू कहा ना, एकदम नहीं मदद करना है कश्मीर को। हम गए थे, हमसे हरि सिंह बढ़िया से बात तक नहीं किया और कहा कि यानी जब माउंटबेटन गया था मिलने के लिए, थोड़ा देर मिला रात के समय और फिर सुबह में माउंटबेटन जब दिल्ली आने वाला था तो माउंटबेटन सोचा कि एक बार हरि सिंह से फिर मिल लेते हैं और दिमाग में जो कचरा है उसका सफाया करके जाएंगे। तो हरि सिंह बहाना बनाया, कहा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम नहीं मिलेंगे माउंटबेटन से। तो माउंटबेटन से नहीं मिला था दोबारा। ये सही घटना है, कहानी नहीं कह रहे हैं हम, ये सही घटना है, समझ गए। तो फिर हरि सिंह ने पंडित नेहरू से मदद की मांग की, पंडित नेहरू मदद देने को तैयार हो गए, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। माउंटबेटन कहा ना, एकदम मदद नहीं करेंगे, अगर मदद करेंगे तो हरि सिंह को कहिए कश्मीर को भारत में मिलाएगा तब मदद करेंगे। बात सही था।
तो राजेंद्र सिंह ये सब बात सुन करके हरि सिंह के पास गया और कहा कि ऐसा ऐसा बात है, भारत सरकार का कहना है आप पहले भारत में विलय कीजिए तब हम मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हरि सिंह सोचा विचारा, हरि सिंह को लगा कि एकमात्र उपाय है भारत में मिलना, दूसरा कुछ नहीं। एकमात्र उपाय है भारत में मिलना, दूसरा कुछ नहीं। हरि सिंह रोते हुए, जब वो हस्ताक्षर कर रहा था ना विलय पत्र पर, आंख से आंसू गिर रहा था और रोते हुए 26 अक्टूबर को रात में सोने से पहले हस्ताक्षर किया और अपना एक बंदूक राजेंद्र सिंह को दे दिया, उसमें गोली उली भर के, और कहा अब तो हम हस्ताक्षर कर दिए, हम तो अब कश्मीर को भारत में मिलाने को लेकर जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिया, अब तो कश्मीर भारत में मिल जाएगा। आप ही बंदूक रखिए और अगर कल सुबह तक भारत की सेना कश्मीर नहीं पहुंची तो आप हमको गोली मार दीजिएगा। हम कश्मीर की जनता की दुर्दशा नहीं देखना चाहते हैं, ये जो गलत हो रहा है इसको हम नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। लेकिन जैसे ही हस्ताक्षर किया, फिर वो विलय पत्र दिल्ली आया और 27 अक्टूबर 1947 को सुबह में 10 बजे के आसपास माउंट बेटन ने हस्ताक्षर किया और फिर भारत की सेना कश्मीर के लिए रवाना हुई। भारत की सेना कश्मीर के लिए रवाना हुई। भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया, खदेड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिक कश्मीर से बाहर कर रहे थे। फिर 1948 का ईस्वी आया। 1948 ईस्वी में माउंट बेटन के है, अब हमको छोड़ दीजिए नेहरू जी, अब हमको जाने दीजिए, अब हम जा रहे हैं, अब आप अपना देखिए संभालिए। तो माउंट बेटन भारत के गवर्नर जनरल पद से त्यागपत्र देकर के भारत से लंदन की ओर रवाना होने लगे। तो नेहरू के कान में कहे संयुक्त राष्ट्र संघ जाइए और कश्मीर का मुद्दा उठा दीजिए। तो नेहरू को लगा कि जो व्यक्ति भारत के पक्ष में इतना सारा काम किया है वो कोई गलत सुझाव हमको थोड़े देगा। माउंट बेटन के कारण ही कश्मीर भारत में मिल पाया, भले आंशिक तौर पर ही मिल पाया हो लेकिन मिल पाया। तो नेहरू उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिए और नेहरू नहीं सोचे कुछ भी। और नेहरू 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बैठक में मौजूद हुए और नेहरू ने कश्मीर की मुद्दा को यूएनओ में उठा दिया। अगर नेहरू कश्मीर की मुद्दा को यूएनओ में नहीं उठाते तो फिर भारत के सैनिक धीरे धीरे कश्मीरी सैनिक को बाहर कर रहा था। तो कुछ दिनों के बाद, महीना 2 महीना 6 महीना लगता, साल भर लगता, लेकिन यह सत्य था कि भारत के सैनिक कश्मीरी सैनिक को पूरे कश्मीर से बाहर खदेड़ देता। सॉरी, भारत के सैनिक पूरे कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिक को भारत से बाहर खदेड़ देता। लेकिन पंडित नेहरू ने यूएनओ में जब यह मुद्दा उठाया तो उस समय यूएनओ नया नया बना था, तुरंत एक्शन लिया, समझे। और यूएनओ घोषणा किया जो सैनिक जहां है वहीं रुक जाए, जो सैनिक जहां है वहीं रुक जाए, जो सैनिक जहां है वहीं रुक जाए। और फिर कश्मीर में यूएनओ के हस्तक्षेप से भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक के बीच एक रेखा खींच दी गई, एक लाइन खींच दी गई, जिसे एलओसी कहा गया। क्या कहा गया? एलओसी, समझ गए? एलओसी के पूर्वी भाग में भारत और पश्चिमी भाग में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका हो गया। तो अगर
यूएनओ में पंडित नेहरू बात नहीं रखते तो आज कहीं ना कहीं पूरा कश्मीर हमारा होता। अब नेहरू के ऊपर यह आरोप लगता है कि नेहरू ने जानबूझकर किया है। ना, एकदम नहीं। नेहरू जी जानबूझकर ऐसा नहीं किए हैं। नेहरू जी भगवान नहीं थे, नेहरू जी भी इंसान थे और इंसान से ही गलती होता है। नेहरू जी से यह गलती हुआ है और नेहरू जी जानबूझकर नहीं किया, बल्कि नेहरू जी से यह गलती हुआ है, कश्मीर की मुद्दा को यूएनओ में उठा दिए। अगर नहीं उठाते तो आज पूरा कश्मीर भारत का होता। अब जो हो गया वो हो गया। अब अमित शाह लोकसभा में बोले हैं कि पीओके हम लेकर रहेंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लेकर रहेंगे। तो अब देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर आप संवैधानिक तौर पर मानते हैं तो पीओके भी हमारा है, समझिए, पीओके भी भारत का है और भारत सरकार अपने नक्शा में पीओके को भारत का दिखाता है। क्योंकि कश्मीर के शासक तो हरि सिंह थे। हरि सिंह तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि हां हम कश्मीर को भारत में मिला रहे हैं। तो जबरदस्ती ना पाकिस्तान कर रहा है जी। अगर पाकिस्तान की सरकार में नैतिकता और मानवता होता, जो कि पाकिस्तान की सरकार में है नहीं और ना कभी होगा, अगर होता मानवता और नैतिकता तो फिर उस स्वयं से पीओके छोड़ देता, समझिए, स्वयं पीओके छोड़ देता और कहता लीजिए ये तो आप ही का है, हरि सिंह तो आपको दे दिया है। हरि सिंह तो भारतीय सरकार को न दिया है जी, समझे, नहीं दिया है, भारत सरकार को दिया है, समझे। तो उसमें है नहीं, युद्ध लड़ना पड़ेगा एगो। मोदी जी को जिताइए 2024 में, 2024 में जिताइए, पीओके भारत का हो जाएगा, समझिए। चलिए अब हल्ला मत कीजिए। इस प्रकार से कश्मीर का भारत में विलय हुआ, इस प्रकार से कश्मीर का भारत में विलय हुआ। अब सुनिएगा, हैदराबाद की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम थी और हैदराबाद के शासक भी मुसलमान थे। हैदराबाद कहा कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? पाकिस्तान। देखिए यहां पर हैदराबाद है, हैदराबाद। और उस समय के हैदराबाद का मतलब क्या था जानते हैं? उस समय के हैदराबाद का मतलब था आज का पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, कर्नाटका का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा। उस समय भारतवर्ष में जो 500 से अधिक देशी रियासत थे, उन सभी देशी रियासतों में सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद आज के इटली के जैसा था। आज का इटली देश है जी, इटली की राजधानी रोम है, यूरोप महादेश में है। आज जितना इटली का क्षेत्रफल है ना, उतना क्षेत्रफल जो है हैदराबाद का हुआ करता था। इटली देखिए यहां पर है, समझ गए, यहां पर इटली है, ई देखिए इटली है। ये तो पूरा इटली को देखिएगा तो बड़ा दिखेगा, बड़ा है, समझ गए। तो ये तो छोटा सा हम आपको दिखा रहे, इटली यहां पर है, भूमध्य सागर में इटली एक देश है यूरोप महादेश में, समझे। तो हैदराबाद आज के इटली इतना बड़ा था, आज के इटली इतना बड़ा था, यानी सबसे बड़ा देशी रियासत था। रेलवे एनटीपीसी 2017-18 में जो परीक्षा हुआ था उसका यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी देशी रियासतों में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा देशी रियासत कौन है? उत्तर हैदराबाद होता। वही सबसे छोटे देशी रियासत की हम बात करें तो सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी। कौन? बिलबारी। सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी सबसे छोटा देशी रियासत और हैदराबाद सबसे बड़ा। तो ये जो हैदराबाद है ये कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? लेकिन भारत सरकार कहा ये कैसे हो सकता है, एगो पाकिस्तान यहां है, एगो यहां है। यानी हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि यहां से यहां पे शासन होगा, है समझे, यहां से यहां पे शासन होगा। ये पॉसिबल था जी? नहीं था। तो हैदराबाद के निजाम ने भारत सरकार को कहा कि 1 साल तक जैसी स्थिति हैदराबाद में बनी हुई है वैसी ही बने रहने दीजिए, 1 साल हमको सोचने का समय दीजिए। तो हैदराबाद ने
हैदराबाद ने यह कहा भारत सरकार को कि 1 साल तक यथा स्थिति बनी रहने दीजिए। तो हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत है जो भारत सरकार के साथ इस बात या इस समझौता पर हस्ताक्षर किया कि 1 वर्ष तक यथा स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। कर दिया भारत सरकार हस्ताक्षर, कहा चलिए ठीक है 1 वर्ष आपको सोचने का मौका देते हैं। 1 वर्ष सोचने का मौका मिला, फिर भी हैदराबाद भारत में मिलने के पक्ष में जो है कुछ नहीं किया। 1948 आया, 1948 में, और जब आप यूएनओ पढ़िएगा ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 6 अंग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा। और महासभा की बैठक सितंबर से दिसंबर तक चलता है, सितंबर से लगभग दिसंबर तक चलता है। प्रत्येक वर्ष महासभा की बैठक होती है। और 1948 में जो महासभा की बैठक हुई थी उसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू गए थे भाग लेने के लिए। और उस समय पंडित नेहरू के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नेता था सरदार पटेल, और सरदार पटेल के अधीन ही गृह मंत्रालय था। सरदार पटेल के अधीन ही गृह मंत्रालय था, और जिसके अधीन गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के अधीन ही पुलिस होता है, पुलिस प्रशासन होता है। तो पुलिस प्रशासन जो है गृह मंत्रालय के अधीन था, सरदार पटेल के अधीन था, और पंडित नेहरू देश में नहीं थे। सरदार पटेल समझ गई नेहरू जो है ना शांति प्रिय, अहिंसा अहिंसा कह के ये हमको कुछ करने नहीं देगा। नेहरू गायब है, अभी कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा। सरदार पटेल जो है अपनी सेना भेज दिया हैदराबाद और कह दिया ऐसा कुछ करो अपने हस्ताक्षर कर दे। तो सैनिक पहुंचा, अपना कार्रवाई किया। हैदराबाद का निजाम कहा एकदम हम भारत में मिलेंगे, समझ गए, एकदम भारत में मिलेंगे। भारत में मिलने के पक्ष में जो है आ गया, और फिर हैदराबाद को भी मिला लिया गया। देशी रियासत का झंझट खत्म, समझ गए। तो अब आइए चीजों को याद करते हैं यहां तक, फिर आगे राज्य के विषय में बताएंगे। राज्य का क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। हाय जनमत संग्रह हुआ था, जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह का मतलब नहीं समझते हैं, यानी लोग को बुलाया गया, ठीक है। लोग को बुलाया गया है, सुनिए ना, है बकलोल भी पूछ लिए हैं, उधर नीचे देखने लगे। सुनिए, लोग को बुलाया गया और कहा गया आप भारत में मिलिएगा कि पाकिस्तान में। सब काम भारत में, सब क्या कहा, भारत। वही जनमत संग्रह था। आइए, आजादी के समय भारत में कितना देशी रियासत, और 15 अगस्त 1947 से पहले कितने देशी रियासत को भारत में मिला लिया? 500। किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल और क्या इस काम में माउंटबेटन साथ दिया था, हाँ या ना? अच्छा, आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद कितने देशी रियासत थे जो भारत, हाँ, आजादी तक कितने देशी रियासत भारत में नहीं मिल पाए थे? आजादी तक क्या को नहीं मिल पाया, क्या को नहीं मिल पाया था? आजादी के बाद क्या को मिलाया गया? वो भी 3 ही होगा, 3 ही होगा। आजादी तक कौन 3 को नहीं मिलाया गया? आजादी के बाद कौन 3 को मिलाया गया? जूनागढ़ को कौन आधार पर? जूनागढ़ को कब? जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर कब? हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के तहत कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन कब मिलाया गया? सितंबर 1900। आजादी के समय जम्मू कश्मीर में कौन वंश का कौन वंश का शासक कौन थे? चलिए, इसके बाद सबसे बड़ा देशी रियासत, सबसे बड़ा देशी रियासत, सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी, सबसे छोटा देशी रियासत, सबसे छोटा देशी रियासत, ये तो देशी रियासत हो गया। अब गुजरात में है,
कुछ बुक मध्य प्रदेश भी लिखता है, कुछ बुक महाराष्ट्र भी लिखता है, गुजरात में है। चलिए अब सुनिएगा, राज्य, ये तो देशी रियासत को लेकर बात हुआ। अब हम लोग आते हैं राज्य को देखते हैं, भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, भारतीय राज्य। अब ऑनलाइन क्या कर रहा है इस सबको थोड़ा सा हमको देख लेने दीजिए। तो पीके मंगलम भारत का क्षेत्र दूसरे देश को दिया जाता है। कोनो अनुच्छेद में संशोधन नहीं होता है, किसी अनुच्छेद में संशोधन नहीं होता है। अनुच्छेद में संशोधन नहीं होता है। अनुच्छेद में संशोधन नहीं होता है। बिलबारी गुजरात में पड़ता है। चलिए आइए अब, चलिए अब सुनिए, सुनिए, हल्ला नहीं। भारतीय राज देखिए, आजादी मिलने के बाद जब कांग्रेस कहने लगा कि ना हम भाषाई आधार पर तो राज्य का गठन करेंगे नहीं, भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं करेंगे, तो देश की जो आम जनता थी वो सड़क पे आ गई थी, सड़क पे आ गई थी। जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो किसान सब सड़क पर आया था जी, वैसे ही देश की आम जनता सड़क पर आ गई और मांग करने लगी ना भाषाई आधार पर ही राज्य का गठन कीजिए। देश की आम जनता सड़क पर आ गई और यह मांग करने लगी कि ना राज्य का गठन भाषाई आधार पर ही होना चाहिए। तो फिर आपको देश की आम जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की, बात की, और उस समय मतलब 1947 से 1950 के बीच की हम बात कर रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं 1947 से 1950। अगर आपको संविधान सभा नामक चैप्टर कुछ याद हो तो आप याद कीजिए, इस अवधि के दौरान शासन कौन देख रहा, कौन देख रहा था? संविधान सभा, संविधान सभा। कौन अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1900। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना जी, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना, एकदम अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर है दोनों का। क्या हुआ? टिप दीजिए, एगो बटन टिपिए। आ गया। चलिए सुनिए, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। तो बात कर रहे हैं पहले 1947 से 1950, फिर 1950 से 1956 और फिर 1956 से आज तक। 3 खंड में इसको हम बता रहे हैं। 1947 से 1950, 1951 से 1956 और 1956 से आज तक। ठीक है, तो ये जो अवधि है 1947 से 1950, इस अवधि के दौरान भारत में शासन प्रशासन संविधान सभा चला रहा था, और संविधान सभा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चला रहा था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर जज एसके धर की अध्यक्षता में, आंदोलनकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एसके धर की अध्यक्षता में
एक आयोग गठित किया जिसे धर आयोग कहा गया, और धर आयोग का गठन जून 1948 में हुआ। जून 1948 में धर आयोग का गठन हुआ। एसके धर इसके अध्यक्ष थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे। धर आयोग को राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि आप एक तो पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और यह बतलाइए कि भारत का विभाजन भाषाई आधार पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किस आधार पर होनी चाहिए, और दूसरा आंदोलनकारियों से मिलिए, उनकी भी राय लीजिए। धर आयोग में टोटल 5 गो सदस्य था। क्या गो सदस्य? 5। धर आयोग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। 4 गो सदस्य। इसके धर के अलावा ना 4 गो था। कहां है? नोट दीजिए तो। हाँ, 4 सदस्यीय आयोग, ठीक है। हाँ 4 सदस्य, 4 सदस्य, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। तो आपको धर आयोग का गठन हुआ, और धर आयोग की अगर हम बात करें तो धर आयोग पूरा भारतवर्ष घूमने, आंदोलनकारियों से मिलने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, और धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी। दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और अपनी रिपोर्ट में धर आयोग ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। तो आंदोलनकारी का मांग था भाषाई आधार पर होनी चाहिए, लेकिन धर आयोग कहा भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए, भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए। जब धर आयोग यह कहा कि भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए, तो आंदोलन थम थोड़े जाएगा, आंदोलन तो और उग्र हो जाएगा और तेज हो जाएगा। तो इस आयोग की रिपोर्ट छपने के बाद आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया, और जब आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया तो दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसे जेबीपी आयोग कहा गया। जेबीपी आयोग को भी इसी बात पर विचार विमर्श करना था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किस आधार पर होनी चाहिए। जेबीपी आयोग ने भी विचार विमर्श करके धर आयोग के ही सिफारिश को दोहरा दिया। जेबीपी आयोग ने भी यह कहा कि नहीं, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। यानी जो बात धर आयोग कहा वही बात जो है जेबीपी आयोग भी कहा, जेबीपी आयोग भी कहा। इसके बाद अगर हम जेबीपी आयोग के रिपोर्ट को देखें तो अप्रैल 1949 में आया था। अप्रैल 1949 में जेबीपी आयोग का रिपोर्ट आया, और इस रिपोर्ट में जेबीपी आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। इसके बाद आंदोलन चलता रहा, लेकिन भारत के राजनेता इस बात पर ध्यान नहीं दिए। इसके बाद आपको दक्षिण भारत में एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, उनका नाम था पोटली श्री रामुल्लू। पोटली श्री रामुल्लू, पोटली श्री रामुल्लू। पोटली श्री रामुल्लू यह मांग किया कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के पोटली श्री रामुल्लू आमरण अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। पोटली श्री रामुल्लू आमरण अनशन पर बैठ गए, और इनकी मांग यह थी कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होना चाहिए। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। इस मांग को लेकर के पोटली श्री रामुल्लू बैठ गए आमरण अनशन पर।
और आमरण अनशन पर बैठे हुए ही पौटली श्रीरामुल्लु का निधन हो गया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर 1953 में हुआ। 1953 में हुआ। आंध्र प्रदेश प्रथम भारतीय राज्य है, प्रथम भारतीय राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर हुआ है। आंध्र प्रदेश प्रथम भारतीय राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर हुआ है। और जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर हो गया तो अब जो आंदोलनकारी थे उनका उत्साह और बढ़ गया। उनको लगा कि एगो राज्य का जब गठन हो सकता है तो अन्य राज्यों का भी गठन भाषाई आधार पर हो सकता है। इसके बाद फिर से आंदोलन शुरू हो गए और जब फिर से आंदोलन शुरू हो गए, जब फिर से आंदोलन शुरू हो गए तो फिर उन आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए ही, उन आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए ही फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग गठित हुआ जिसे फजल अली आयोग कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ और इसमें टोटल 3 सदस्य था, जिसमें एगो तो फजल अली था तथा 2 को जो अन्य सदस्य था हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर था। यही दोनों 2 अन्य सदस्य थे और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। 1955 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, भाषाई आधार पर होगा। लेकिन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन नहीं होगा। तो गौर कीजिएगा, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, भाषाई आधार पर होगा, लेकिन एक भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन यह नहीं होगा। एक भाषा के आधार पर एक राज्य नहीं, एक भाषा के आधार पर एक राज्य, एक भाषा के लिए एक राज्य, ऐसा नहीं होगा। यह देखा जाएगा कि कौन राज्य में कौन भाषा बोला जा रहा है, अधिक कौन भाषा बोला जा रहा है, और जिस राज्य में जो भाषा अधिक बोला जा रहा है उस भाषा के आधार पर ही उस राज्य का गठन किया जाएगा। इस आयोग के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन करते हुए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आप याद कीजिए, हमारे मूल संविधान में 14 भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आप याद कीजिए, मूल संविधान अनुसूची बताएं, मूल संविधान में 14 भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी, फिर जो है आपको 71वां के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 92वां के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और तब जाकर के 22 गो हुआ। लेकिन मूल संविधान में 14 गो भाषा को न राजभाषा, और वही 14 भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर किया गया और 14 गो राज्य बनाया गया। क्या गो राज्य बनाया गया? 14। वही 14 भाषा के आधार पर 14 गो राज्य बनाया गया। समझ गए? तो 1956 में जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसमें 14 गो राज्य कौन था?
ध्यान दीजिएगा, उसमें 14 गो राज कौन था? उसमें 14 गो राज में एगो राज था जम्मू कश्मीर। एगो राज कौन था? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दूसरा राज था पंजाब। कौन था? पंजाब, पंजाब। तीसरा राज था राजस्थान, तीसरा राजस्थान। चौथा मुंबई, चौथा मुंबई, चौथा मुंबई। पांचवा कर्नाटक, पांचवा कर्नाटक। छठा केरल, छठा केरल। सातवां तमिलनाडु, सातवां मद्रास या तमिलनाडु, मानिए तमिलनाडु कहते हैं ना जी। सातवां तमिलनाडु। आठवां आंध्र प्रदेश, आठवां आंध्र प्रदेश। नौवां मध्य प्रांत, नौवां मध्य प्रांत, नौवां मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। 10वां संयुक्त प्रांत, 10वां संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। 11वां बिहार, 11वां बिहार, बिहार। 12वां ओडिशा, 12वां ओडिशा। 13वां बंगाल, 13वां बंगाल। और 14वां असम, 14वां असम। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इस पुनर्गठन के तहत भारत में यही 14 राज्य बने थे। जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, राजस्थान 3, मुंबई 4, कर्नाटक 5, केरल 6, तमिलनाडु 7, आंध्र प्रदेश 8, मध्य प्रांत 9, संयुक्त प्रांत 10, बिहार 11, ओडिशा 12, बंगाल 13, असम 14, असम 14। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में यही 14 गो राज्य था, 14 गो राज्य था। समझ गए? तो अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? बोलिए तो आप लोग। जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब। चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा। छठा, छठा। सातवां, सातवां तमिलनाडु। आठवां, आठवां आंध्र प्रदेश। नौवां, नौवां मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत। 10वां उत्तर प्रदेश नहीं कह सकते हैं उस उत्तर। 11वां, 11वां 12वां, 12वां 13वां, 13वां 14वां। इतना बात समझ में आया? अब देखिएगा इसके बाद, तो ये तो 14 को लिख दिए, बता दिए। अब इसके बाद 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। एगो बात यहां पर देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, सब ये सब राज्य सब असम से अलग होके बना है। अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, सब कौन से, किस, मेघालय हो, सब किस राज्य से अलग होके? असम। किस राज्य से? आगे पंजाब से अलग होकर के हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात, महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ये बात समझ में आया? किससे अलग होकर कौन बना है? पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश और
उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, बिहार से अलग होकर झारखंड, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब किससे अलग होकर? बात समझ में आया? तो ये चीज है। अब देखिएगा